हेलो दोस्तों, विधि लॉ क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश पराशर आप लोगों के सामने बीएनएसएस का आज एक अगला अध्याय शुरू करने जा रहा हूं। तो आइए हम लोग देर न करते हुए सीधे अपने मुद्दे पे आते हैं। हमने चैप्टर 5 तक कंप्लीट कर लिया था। आज चैप्टर 6 पढ़ेंगे। चैप्टर 6 जो प्रोसेस टू कंपेल अपीयरेंस की बात करता है, उपस्थित होने के लिए प्रक्रिया बताई गई है कि किसी को कोर्ट में उपस्थित होने के लिए क्या क्या प्रक्रिया अपनाई जा सकती है, किसी व्यक्ति को कोर्ट में लाने के लिए क्या क्या प्रोसीजर होते हैं। सेक्शन 63 से 93 तक में ये पूरा चैप्टर दिया गया है। हम किसी भी व्यक्ति को कोर्ट में उपस्थित, चाहे वो साक्षी हो, चाहे वो अपराधी हो, चाहे वो गिरफ्तार व्यक्ति हो, हम उसको कोर्ट में उपस्थित कैसे करेंगे, वो प्रोसीजर इसमें हमको जाननी है। तो हमने इसमें इस पूरे चैप्टर को 4 पार्ट में बांट रखा है। हमने नहीं बांटा, बीएनएसएस में ही 4 पार्ट में बांटा हुआ है। बस हम लोग पढ़ते समय ध्यान नहीं देते हैं। जैसे पहला है सम्मन। पहला है सम्मन। हम किसी व्यक्ति को सम्मन के द्वारा भी उपस्थित करवा सकते हैं, सम्मन देके। और दूसरा है गिरफ्तारी का वारंट। हम उसे वारंट जारी कर सकते हैं, गिरफ्तार करके उसको ले आओ। और तीसरा है प्रोक्लेमेशन एंड अटैचमेंट, उद्घोषणा या और कुर्की के द्वारा भी हम उसकी उपस्थिति सुनिश्चित कर सकते हैं। और चौथा हमने पार्ट बांट रखा है अदर रूल रिगार्डिंग प्रोसेस। सम्मन से संबंधित प्रावधान सेक्शन 63 से 71। हमको ये जो मैंने क्लासिफिकेशन यहाँ पे लिख रखा है ना, इसको याद करना है। आप ये पूरे सेक्शन 63 से 93 पूरे नहीं रख सकते। जब आप उसको डिवाइड करोगे ना तो आपको याद हो जाएंगे। जैसे सबसे पहले हमें ये याद रखना है कि सम्मन से संबंधित प्रावधान कहाँ से कहाँ तक में दिए गए हैं, सेक्शन 63 से 71 में दिए गए हैं। सम्मन से रिलेटिव्स प्रोविजंस हमारे बीएनएसएस के सेक्शन 63 टू 71 दिए गए हैं। और गिरफ्तारी का वारंट से रिलेटेड प्रावधान हमें सेक्शन 72 टू 83 तक में दिए गए हैं। और प्रोक्लेमेशन एंड अटैचमेंट, उद्घोषणा और कुर्की से संबंधित जो प्रावधान है वो सेक्शन 84 टू 89 तक में दिए गए हैं। और उसके बाद जो अदर रूल्स हैं वो 90 टू 93। तो ऐसे इसको याद करना पड़ेगा कि सम्मन से रिलेटेड प्रावधान हमारे 63 से 71, वारंट से रिलेटेड प्रावधान हमारे 72 से लेकर 83 तक, और उद्घोषणा प्रोक्लेमेशन से रिलेटेड प्रावधान 84 से 89, और अदर रूल 90 से लेकर 93 तक। ये हमें याद करना पड़ेगा। ठीक है, चारों बातों को याद करना पड़ेगा, नहीं तो 63 से 93 सबको नहीं याद होता है। 63 से 90 तो रट लो, रटते लगे रहो, भूल जाओगे। जब एमसीक्यू आएगा, एमसीक्यू में क्वेश्चन है गिरफ्तारी से रिलेटेड, वारंट से रिलेटेड, और उसमें सेक्शन दे रखा है 84। तो अगर आपको याद रहेगा कि 84 तो हमारा क्या है, उद्घोषणा है, प्रोक्लेमेशन है, तो आप कभी नहीं गिरफ्तारी या वारंट में लगा के आएंगे। तो सबसे पहले तो हमें क्या याद करना है इस चैप्टर में, इसकी डिवाइडेशन जो मैंने करी है उसको याद रखना है, इसकी क्लासिफिकेशन। सम्मन से संबंधित प्रावधान सेक्शन 63 टू 71, वारंट से रिलेटेड प्रावधान सेक्शन 72 से 83 तक, और प्रोक्लेमेशन एंड अटैचमेंट से रिलेटेड प्रावधान 84 से 89, अदर रूल्स 90 से 93। अब हम एक एक करके चलते हैं। पहले सम्मन के बारे में जानते हैं कि सम्मन से रिलेटेड प्रोविजन क्या क्या बताए गए हैं, फिर वारंट का चर्चा करेंगे, फिर अटैचमेंट, फिर इसकी बात करेंगे। इस चैप्टर को हम लोग 2 दिन के अंदर कंप्लीट करेंगे, एक आज और एक कल की वीडियो में। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं सम्मन। सम्मन क्या होता है? डस्टर नहीं मिल रहा है डस्टर कहाँ गया? सम्मन क्या होता है? एक मिनट। सम्मन क्या होता है? सम्मन का मतलब होता है न्यायालय की एक ऐसा आदेश, कोर्ट का एक ऑर्डर या उसका डायरेक्शन कहिए, जिसके द्वारा किसी व्यक्ति को न्यायालय में उपस्थित होने के लिए एक उपस्थिति सुनिश्चित की जाती है। मतलब कोर्ट का एक ऐसा आदेश जिसमें एक निश्चित समय पे, एक फिक्स्ड टाइम पर, फिक्स्ड डे में, एक फिक्स्ड कोर्ट में उपस्थित होने का निर्देश दिया गया होता है। इसी को बोलते हैं सम्मन। अब हम आते हैं सम्मन।
पहले अब हम समन को करेंगे कंप्लीट, चैप्टर 6 में समन को, इसको हम रफ कर देते हैं चारों पार्ट को। सबसे पहले हम बात करेंगे समन की। किसकी बात करेंगे? समन्स की। समन से रिलेटेड प्रावधान सेक्शन 63 टू 71 में दिया गया है। सबसे पहला जो प्रावधान है वो है कि फॉर्म्स ऑफ समन। सेक्शन 63 क्या कहता है? फॉर्म्स ऑफ समन्स, समन का प्रारूप, समन का प्रारूप। अब देखिए, जो बीएनएसएस जो है और सीआरपीसी से बीएनएसएस में फॉर्म में थोड़ा सा बदलाव आ गया। पहले था कि जो ये समन का प्रारूप होगा वो इन राइटिंग होता था, 2 प्रतियों में होता था, है ना, 2 डुप्लीकेट्स उसकी बनती थी, 2 प्रतियों में होता था, राइटिंग फॉर्म में होता था, न्यायालय की जो मोहर होती थी, सील होती थी, वो लगी होती थी, ठीक है, और न्यायालय के किसी अधिकारी द्वारा वो हस्ताक्षरित होता था। इतनी बात थी। अब इसमें क्या जुड़ गया है? इसमें जुड़ गया है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में समन की बात कर रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी समन आप दे सकते हैं अगर उसमें न्यायालय की सील लगी हुई है और डिजिटल हस्ताक्षर उसमें हो रखे हैं, ठीक है। तो अब हमें क्या पढ़ना है फॉर्म में? फॉर्म में हमें 2 चीज, एक नया, एक पुराना। नया क्या, पुराना क्या था? पुराना था कि जो समन होगा वो राइटिंग में होगा, लिखित रूप में होगा, 2 प्रतियों में होगा, 2 कॉपी होगी इसकी, ठीक है, 2 कॉपीज, 2 कॉपी होगी, और न्यायालय की मुद्रा लगी होगी, सील ऑफ कोर्ट, ठीक, और हस्ताक्षरित होगा। या कौन हस्ताक्षर करेगा? या तो कोर्ट का कोई अधिकारी या फिर ऐसा अधिकारी जिसको हाई कोर्ट निर्दिष्ट करे, हाई कोर्ट डायरेक्शन जिसको दे दे वो भी कर सकता है, ठीक है। ये हो गया। दूसरा इसमें जो कह रहा है सेकंड वाला, वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म की बात कर रहा है। बस इसमें भी सील लगी हो डिजिटल फॉर्म में और सिग्नेचर हो डिजिटल फॉर्म में, बस इतना ही, इससे ज्यादा नहीं। तो ये एक नया बदलाव था, इसलिए मुझे लगा इस सेक्शन को बताना चाहिए। तो ये हमने पढ़ लिया सेक्शन 63 फॉर्म्स ऑफ समन। यहां तक बात क्लियर हुई, ठीक है। इसके बाद अब हम नेक्स्ट सेक्शन की बात करें तो सेक्शन 63 हो गया। अब हम आते हैं सेक्शन 64। सेक्शन 64 कहता है समन्स हाउ सर्व्ड। सेक्शन 64 क्या कहता है? समन्स हाउ सर्व्ड, सम्मन की तामील कैसे होगी। पहले तो बताया सम्मन का प्रारूप क्या होता है, सम्मन कैसे बनता है। तो एक सम्मन जो बनेगा वो 2 प्रतियों में बनता है, वो बता चुका हूं मैं। अब आते हैं वो जो सम्मन बन गया, अब इस सम्मन को तामील कैसे करेंगे, सम्मन उस व्यक्ति तक कैसे पहुंचाया जाएगा, क्या उसका प्रोसीजर है। तो सम्मन की तामील के लिए सबसे पहली बात आती है कि सम्मन की तामील कौन करेगा, तो पुलिस अधिकारी द्वारा किया जाएगा। तामील कौन करेगा? पहला प्रश्न बनता है कौन कराएगा, किसको दिया जाएगा तामील करने के लिए? तो किसी पुलिस अधिकारी को, किसी पुलिस ऑफिसर, या फिर अदर ऑफिसर और लोक सेवक द्वारा भी। हमको ये याद रखना है बस, कोई लोक सेवक भी करा सकता है, पुलिस ऑफिसर भी तामील करा सकता है, अदर ऑफिसर भी करा सकता है। लेकिन सबसे पहले सम्मन की तामील कराने का जो कर्तव्य दिया गया है कि सम्मन की तामील किसके द्वारा? अब पुलिस ऑफिसर
एक पुलिस ऑफिसर के द्वारा सम्मन की तामील की जाएगी। किसके द्वारा की जाएगी तामील? पुलिस ऑफिसर के द्वारा सम्मन की तामील की जाएगी। या फिर राज्य सरकार इस निमित्त किसी ऐसे अधिकारी को दे दे, किसी अन्य अधिकारी को भी सम्मन की तामील का आदेश दे सकता है, या लोक सेवक के द्वारा सम्मन की तामील कराई जा सकती है। तो ये तो हो गया सम्मन की तामील। अब हमको जो एक पॉइंट यहाँ पे भी जो नई है वो याद रखना है। नया है रजिस्ट्रार। यहाँ पे एक रजिस्टर की बात कर रहा है। रजिस्टर तैयार करने की बात कर रहा है। जो कोर्ट का रजिस्ट्रार होगा ना, उसको एक रजिस्टर रखना होगा जिसमें वो सम्मन के बारे में सारी बातें लिखेगा, नाम, पता, ठीक है, दिनांक, ठीक है, फोन नंबर, अन्य तथ्य ऐसे रखेगा रजिस्टर में। कौन? कोर्ट का रजिस्ट्रार। ये इसमें नया जुड़ा है। और सम्मन की तामील कैसे होगी? व्यक्तिगत रूप से होगी, उस पर्सनल रूप से होगी, पर्सनल तरीके से की जाएगी। सम्मन की तामील कैसे होगी? सम्मन की तामील होगी सब पर्सनली, व्यक्तिगत रूप से। कौन करेगा? ये हो गया। कौन करेगा? कैसे होगा? पर्सनली होगा। व्यक्तिगत, जिसके लिए सम्मन जारी किया गया उसको हाथ में दे के दिया जाएगा कि लो तुमको भैया बुलाया गया है कोर्ट में। और वो तामील भी 2 प्रतियों, मैंने बोला ना सम्मन 2 प्रतियों में जारी होता है। अब 2 में से एक प्रति पे कहा जाएगा आप हस्ताक्षर करो कि आपने तामील, आपको सम्मन मिल गया, इस बात का आप हस्ताक्षर करो। और एक आप रखो, और जो आपने हस्ताक्षर किया वो हमें दे दो, जो तामील कराने गया था। यही है सम्मन की तामील कैसे की जाएगी। पुलिस ऑफिसर ले जाएगा, 2 प्रतियों में से एक प्रति पकड़ाएगा, उस पे साइन करवाएगा, दूसरी प्रति पे साइन करवा के खुद रख लेगा। ठीक है, सम्मन की तामील हो गई। अब अगला सेक्शन है 65। क्या सेक्शन है? सेक्शन 65। 65 कहता है कि सम्मन्स ऑन कॉर्पोरेट बॉडी एक्सेट्रा, सर्विस ऑफ सम्मन्स ऑन कॉर्पोरेट बॉडी। ठीक है, निगमित निकायों आदि पर सम्मन की तामील। हमको इसमें बस इतना ही याद रखना है। क्वेश्चन पेपर में अगर ये आता है कि निगमित निकायों पे सम्मन की तामील किस सेक्शन में है, तो सेक्शन 65। इसके बाद अभी तक तो हम सम्मन की तामील जो है वो पर्सनली कर रहे थे, व्यक्तिगत रूप से कर रहे थे। अब अगर वो व्यक्ति जिसको सम्मन नहीं किया, जिससे सम्मन किया गया है, वो नहीं मिलता है, मान लीजिए जिस व्यक्ति के नाम पे सम्मन निकाला गया है वो व्यक्ति मिलता ही नहीं है, तब सम्मन की जो तामील होगी वो कैसे होगी? तब जो सम्मन है वो कैसे वो होगा कि सम्मन उस तक चला गया। तो अगला सेक्शन है सेक्शन 66। सेक्शन 66 इंपॉर्टेंट है। सम्मन की तामील फिर क्या होगा अगर वो व्यक्ति नहीं मिलेगा? तो कहता है कि पर्सन कैन नॉट बी फाउंड। अगर वो व्यक्ति नहीं मिलता है तो सम्मानित व्यक्ति अगर नहीं मिलेगा तो सम एडल्ट मेंबर ऑफ हिज फैमिली, सम एडल्ट मेंबर ऑफ फैमिली, फैमिली का जो एडल्ट मेंबर होगा उस पर सम्मन की तामील कराई जा सकती है। पर समस्या कहां आ रही है पता है? मैं आपको बता रहा हूं और प्रॉमिस कर रहा हूं, आप ये वाली माइनर सी मिस्टेक आप डायरेक्टली पकड़ नहीं पाओगे खुद से, जो मैं बता रहा हूं। इंग्लिश में लिखा हुआ है सम एडल्ट मेंबर ऑफ हिज फैमिली। फैमिली का वयस्क पुरुष, वयस्क व्यक्ति कोई भी कर सकता है, ये इसका मतलब ये हुआ कोई भी वयस्क है, एडल्ट है तो वो कर सकता है। लेकिन हिंदी में लिखा है वयस्क पुरुष सदस्य के ऊपर अगर वो व्यक्ति नहीं मिल रहा है तो घर में कोई मेल वयस्क पुरुष है, अगर एडल्ट है तो उसको तामील दे दो, उससे तामील करवा लो। भाई तुम फैमिली मेंबर हो और वयस्क भी हो और पुरुष भी हो तो तुमको तामील करी जा रही है। लेकिन इंग्लिश में लिखा है सम एडल्ट, मेल मेंबर की बात ही नहीं करता इंग्लिश, और हिंदी करता है। अब फंसा मैटर, हिंदी वाले को सही माने कि इंग्लिश वाले को सही माने। तो बड़ी व्यथा ये है हमारे देश की कि हैं तो हम लोग हिंदी में, हिंदुस्तान कहा जाता है हिंदी को बढ़ाओ, लेकिन क्वेश्चन पेपर में अगर कहीं क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश में डिस्प्यूट होता है तो इंग्लिश को सही माना जाता है, हिंदी को नहीं। तो हम भी यहाँ पे इंग्लिश को सही मानेंगे, हिंदी को नहीं। तो पहले सीआरपीसी में था वयस्क पुरुष सदस्य, हिंदी में भी था, इंग्लिश में भी था, आप उठा के देख लो जाके। और
अब इंग्लिश में हो गया है सम एडल्ट मेंबर ऑफ हिज फैमिली, तो हमको भी यही याद रखना है, सम एडल्ट मेंबर ऑफ हिज फैमिली। तो अगर संबंध की तामील जिस पर की जा रही है वो कैन नॉट बी फाउंड, वो पर्सन नहीं मिलता है, तो सम एडल्ट मेंबर ऑफ हिज फैमिली पर कराई जा सकती है। एक एक्सप्लेनेशन दे रखा है जिसमें सेवक के बारे में बताया गया है कि जो सर्वेंट है वो सर्वेंट फैमिली मेंबर नहीं होता है। पहली बात ये पूछा जाता है क्या सर्वेंट फैमिली मेंबर है? नहीं। सेक्शन 66 का एक्सप्लेनेशन कहता है नहीं। यहां तक बात समझ में आई? ओके, ठीक है। इसके बाद अभी तक पर्सनली करा लिया, व्यक्तिगत रूप से करा लिया, ठीक है, वो नहीं मिला तो किसी और से करवा लिया, उसके पूरे घर के सदस्य से, ठीक है। अब मान लो कुछ नहीं हो रहा है ना, घर का सदस्य भी नहीं मिल रहा है, वो भी नहीं मिल रहा है, तब तामील कैसे होगी? भाग गया, तामील ना हो पाए, घर में कोई सदस्य नहीं है, सब भाग गए हैं, तो भी तो तामील होगी। तो अब तामील होगी सर्विस कैन नॉट बी अफेक्टेड एज बिफोर प्रोवाइडेड, अगर उपरोक्त तरीके से संबंध की तामील नहीं हो पा रही है, सर्विस नहीं हो पा रही है, तो फिर उस घर के, जिस घर में वो रहता है ना, उस घर के किसी कॉन्स्पिशियस पार्ट पर, सहज दृश्य भाग, सहज दृश्य भाग होता है जिसको आसानी से देखा जा सके, जैसे घर में एंट्री मारते ही दरवाजे पर चपका दिया, तो ये कह रहे जब उपरोक्त तरीके से संबंध की तामील नहीं हो तो गृह के सहज दृश्य भाग में संबंध की कॉपी चिपका के चले आओ, काम हो गया। 67, 65 हो गया, 66 हो गया, 67 हो गया। एक बार रिवीजन, 63 से 71 तक संबंध से संबंधित प्रावधान है। 63 में जो है वो है प्रारूप, फॉर्म की बात करता है। 64 में कहता है तामील कैसे होगी, सर्विस कैसे होगी, है ना। और 65 ये लिखा हुआ है निगमित निकायों पर संबंध की तामील। 66 कहता है कि जब पर्सन न मिले तब। 67 कहता है जब उपरोक्त तरीके से संबंध की तामील नहीं हो तब क्या करेंगे। अब यहां तक की बात हो गई। अब एक बात आती है, ये तो नॉर्मल व्यक्तियों की बात हो रही है कि नॉर्मल व्यक्तियों पे संबंध की तामील, सरकारी सेवक पर संबंध की तामील, गवर्नमेंट सर्वेंट के ऊपर संबंध की तामील कैसे होगी? कार्यालय के प्रधान को, जिस कार्यालय में वो गवर्नमेंट सर्वेंट है ना, सरकारी सेवक जिस कार्यालय में काम करता है, उस कार्यालय का जो प्रधान है, जो हेड व्यक्ति है, उसको संबंध की कॉपी दे दी जाएगी कि आप संबंध की तामील करा लो। और वो जो सेक्शन 64 में जो रीति बताई गई है ना, कैसे सर्विस की जाएगी, उसी रीति से करा लेगा। और जो हस्ताक्षर करेगा ना, वो इस बात का सबूत होगा कि संबंध की तामील हो गई। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई। अब अगला है स्थानीय सीमा के बाहर, आउटसाइड लोकल लिमिट। जिस मजिस्ट्रेट ने सम्मन जारी किया है उसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर वो व्यक्ति नहीं रहता है, किसी अन्य मजिस्ट्रेट की स्थानीय अधिकारिता के अंतर्गत वो व्यक्ति रहता है। तो जिस मजिस्ट्रेट की स्थानीय अधिकारिता के अंतर्गत वो व्यक्ति रहता है, उस मजिस्ट्रेट को सम्मन की दोनों कॉपियां भेजा जाएगा और उससे कहा जाएगा कि आप सम्मन की तामील करवा लीजिए अपने यहाँ। तो हमको क्वेश्चन जो याद रखना है वो याद रखना है, आउटसाइड लोकल लिमिट में जो सम्मन की सर्विस होती है वो किस सेक्शन में है? सेक्शन 69। 3 हो गया, 4 हो गया, 65, 66, 67, 68, 69, 2 धाराएं बची, 70 और 71। और यहां पे हमारा सम्मन से संबंधित पूरे प्रावधान खत्म हो जाएंगे। 70 कहता है हमको बस एक चीज याद रखना है 70 में, तामील का सबूत, बस की पॉइंट याद करने के लिए है। पूरा नहीं पढ़ सकते ना आप, पूरा सोचो पूरा हम एक एक अंदर अंदर सब पढ़ा नहीं। हम यहाँ पे इसीलिए बोल के आए हैं कि आपको वो पॉइंट मैं जरूर बताऊंगा जो पढ़ना जरूरी है, और जिसको केवल आपको एक बार देख के चले जाना है वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन अंदर कुछ नहीं। हमको तामील का सबूत ये की पॉइंट पकड़ना है कि प्रूफ ऑफ सर्विस किस सेक्शन में है, प्रूफ ऑफ सर्विस किस सेक्शन में है, प्रूफ ऑफ सर्विस सेक्शन 70 में, ठीक है। और 71 कहता है साक्षी पर सम्मन की तामील। विटनेस पर
साक्षी पर सम्मन की तामील से संबंधित प्रावधान सेक्शन 71 में दिया गया है। बात यहाँ पे खत्म। तो हमने सम्मन से संबंधित, अब सम्मन की तामील कैसे करोगे साक्षी पर? साक्षी पर भी सम्मन की तामील वैसे ही होगी जैसे 64 में बताया गया था, या फिर डाक द्वारा भी किया जा सकता है। एक बात ये याद रखना, डाक द्वारा भी किया जा सकता है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी किया जा सकता है। ठीक है, अब हमको एक बार क्योंकि ये हमारी तो ये ट्रिक ही है कि हम जब तक उसको रिवीजन नहीं लगा लेंगे हम क्लास ओवर नहीं करते। जो हमने आज पढ़ाया उसको हम जब तक रिवीजन नहीं करेंगे हम क्लास ओवर नहीं करते हैं, क्योंकि रिवीजन सेक्शंस को याद करने में बहुत मदद करता है। तो आइए, हमने चैप्टर 6 का जो सबसे पहला वाला पार्ट था जिसमें समन्स के बारे में हमें पढ़ना था, उसमें हमने बताया था कि सेक्शन 63 से लेकर 71 तक में समन से संबंधित प्रावधान है। जो सेक्शन 63 है उसमें फॉर्म्स दिया गया है। क्या दिया गया है? प्रारूप। सेक्शन 64 में सर्विस दे रखा है। सर्विस कैसे होगी? सर्विस हाउ मेट, तामील कैसे होगी? सेक्शन 65 में दे रखा है, सेक्शन 65 में क्या दे रखा है? निगमित निकायों पर, निगमित निकायों पर रजिस्ट्रेटेड सोसाइटी वगैरह पर सम्मन की तामील कैसे होगी? 66 कहता है अगर वो व्यक्ति कैन नॉट बी फाउंड, पर्सन नहीं मिलता है, पर्सन कैन नॉट बी फाउंड, तो ये हो गया। तो कैसे करेगा? किसी भी सम अडल्ट मेंबर ऑफ हिज फैमिली। 67 कहता है जब उपरोक्त प्रकार से किसी प्रकार से न हो तब कैसे करेंगे? घर के शहर दृश्य भाग में कॉन्स्पिशियस पार्ट ऑफ हिज हाउस। 68 कहता है सरकारी सेवक पर सम्मन की तामील। 69 कहता है आउटसाइड ऑफ ज्यूरिडिक्शन, क्षेत्राधिकार के बाहर सम्मन की तामील करना है। 70 कहता है सबूत की बात करता है, सम्मन का सबूत। और 71 जो है वो साक्षी पर, विटनेस पर सर्विस ऑफ सम्मन की बात करता है। ये आज हमारा सम्मन खत्म हुआ। कल हम वारंट और प्रोक्लेमेशन ये कंप्लीट कर देंगे। आज के लिए बस इतना ही। तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो शेयर करते जाइए, सब्सक्रिप्शन बढ़ा दीजिए, बस और कुछ इससे ज़्यादा नहीं कहना है। और एक चीज़ और, अगर आप लोगों को वीडियो नहीं समझ में आ रही हो, इसमें मुझे कुछ और सुधार करने की ज़रूरत है, तो वो भी आप हमें बताइए नीचे कमेंट करके। ज़रूरी नहीं कि मैं सब कुछ अच्छा ही कर रहा हूँ, अगर कुछ कमी हो रही हो तो उसको भी आप ही हमें बताइए ताकि उस चीज़ को दूर किया जा सके। ठीक है, धन्यवाद।